बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान गिलज़ई। आज 21 फरवरी है, दिन है हफ्ते का। हर गुजरते दिन के साथ एक नया स्कैंडल हुकूमत का सामने आता है और आज ये खबर सामने आई कि फायरवॉल जो 40 अरब रुपए की खरीदी गई थी वो गैर मौसर थी और उसको बंद कर दिया गया है। ये खबर उस वक्त जब ये फायरवॉल लगाई जा रही थी, मैंने ये खबर दी थी कि ये फायरवॉल जो चाइनीज फायरवॉल है ये एरिक्सन का जो सेटअप है उसके साथ इंटीग्रेट नहीं हो रही और ये एक गलत फैसला किया गया है। वो आज ये साबित हो गई ये बात और कहा गया कि मकामी सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन ना होने की वजह से और मतलूबा नताइज ना मिलने की वजह से फायरवॉल मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी गई है। ये फायरवॉल आपको पता है कि क्यों लगाई गई थी, इसके ऊपर जरा तफसील से आपको बताएंगे और एक और नया स्कैंडल है उसके हवाले से भी बात करेंगे कि हुकूमत जो है वो मुसलसल जैसे हम बात करते हैं कि ये अपने ही बोझ से गिर जाएगी और जिस तरह की चीज़ें ये कर रहे हैं या जिस तरह की चीज़ें इनके हवाले से सामने आ रही हैं उसके बाद दिन कम है। अच्छा, ये फायरवॉल वाला मामला है, इसमें हुकूमत का वैसे कम वो था मर्जी थी। ये तो जहां प्लान बनता है वहां ये कहा गया कि जी चूंकि सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं हो रहा तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल लगाते हैं और उसके ऊपर तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 40 अरब रुपए खर्च किए गए बगैर सोचे समझे कि इसके नताइज क्या होंगे। किसी ने बताया कि ये एक चीज़ है जिससे सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत सी चीज़ें की गई, मारपीट भी की गई, लोगों को डराया भी गया, धमकाया भी गया, बयानियां भी बनाने की कोशिश की गई। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो डिजिटल मीडिया के ऊपर लोगों की ओपिनियन बनाने के लिए खर्च किए गए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अरबों रुपए खर्च किए गए, जो साफियों को पैसे खिलाए गए कि लोगों की राय बदलने या सोशल मीडिया के ऊपर किसी तरह कंट्रोल हासिल कर लिया जाए, वो नहीं हो सका तो फिर एक फायरवॉल लगाई गई जिस पे 40 अरब रुपए खर्च किए गए। लेकिन वो फायरवॉल जो है वो चूंकि जल्दबाजी में ये किया गया सारा और इसकी कोई फिजिबिलिटी स्टडी नहीं हुई कि ये कितनी मौसर पाकिस्तान के अंदर हो सकती है या इसके फायदे से ज्यादा इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। इंटरनेट को स्लो डाउन किया गया, ये आपको पता है पाकिस्तान में, और ऐप्स को बंद किया गया। उस इंटरनेट के स्लो डाउन होने की वजह से जो हमारा आईटी सेक्टर है उसके अंदर अरबों रुपए का नुकसान हुआ। तो ये जो लाने वाले थे वो जरा बैठ के इसका एनालिसिस करें कि कितना इसका, एक तो इसकी जो कॉस्ट हुई उसका नुकसान हुआ और इसके नतीजे में इस इंटरनेट को बंद करने के नतीजे में जो आईटी को नुकसान हुआ वो कितना है। तो ये एक बहुत ही यानी, और किसने ये लगाया, मतलब जिम्मेदार कौन है, क्या कोई एहतसाब होगा इसका कि ठीक है आप कुछ कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी आइडिया किसी कंपनी के अंदर भी अगर कोई लेके आता है और वो आइडिया मंजूर हो जाता है और वो आइडिया अगर नाकाम नहीं होता तो उस शख्स को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि यार कितना फजूल आइडिया आप लेके आए थे, या उस आइडिया के नतीजे में आपने जो उसकी एग्जीक्यूशन की वो इतनी गलत साबित हुई है तो उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन जिसका भी ये आइडिया था उसको क्या जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए कि आपने अरबों रुपए का मुल्क का नुकसान कर दिया और आपकी उस चीज का फायदा भी ना हुआ। और ये कोई एक प्रोजेक्ट तो नहीं है, इस तरह के कई ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो आपने देखा कि शुरू किए गए और वो मतलूबा नताइज ना हासिल कर सके। तो अब ये जो चीज है इसमें किससे सवाल किया जा सकता है, वही बात है कि अरबों रुपए जिसका दिल करता है अपनी जाती ख्वाहिश के ऊपर भी खर्च कर देते हैं और हर कुछ अरसे बाद एक प्रोजेक्ट शुरू होता है और कहा जाता है कि अब चूंकि ये प्रोजेक्ट आ गया है, अब फायरवॉल लग गई है, अब तो सोशल मीडिया कंट्रोल हो जाएगा। ये बातें हुई मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर, नहीं हो सका। ये भी नाकाम हो गया मंसूबा। मुसलसल मंसूबे पिछले 3 साल से तो यही देख रहे हैं हम, 2022 के बाद से हर कुछ दिन बाद ये बताया जाता है कि अब ये चीज होने जा रही है तो इसके बाद तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, अब ये चीज होने जा रही है तो इसके बाद तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। अब इलेक्शन किया है, नताइज तब्दील कर दिए हैं, अब नई हुकूमतें आ गई हैं तो अब स्टेबिलिटी आ जाएगी। नई हुकूमतें जो है आई हैं तो वो उनका जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में उम्मीद जाहिर की गई कि ये कामयाब होगा, वो भी बदकिस्मती से नाकामी की तरफ बढ़ता जा रहा है। और उस प्रोजेक्ट को भी जो चीजें सामने आ रही हैं, मसलन एक तो इस वक्त ये खबर, डेवलपिंग खबर है ना, जो छुपाई गई कि 11 अरब रुपए का जो है वो जहाज खरीदा गया, तो उससे मुतल्लिक कि उसके ऊपर जो ऑपरेशनल कॉस्ट है और उसके ऊपर जो खर्चात हैं वो उसके हवाले से भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं कि वो बहुत ही महंगा है। अयाशी का एक वो यानी एक मंसूबा था या एक आइडिया था जहाज़ लेने का, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा के लिए एक अच्छा जहाज़, बड़ी सीटें हैं जिसके अंदर सोफे शोफे लगे हों और तेज़ तरीन होना चाहिए ताकि वो जल्दी पहुंच सके, उनका ज़्यादा टाइम ना लगे, तो उसके ऊपर जो है वो 10 अरब रुपए जो है वो लगा दिए गए। लेकिन अब वो उसमें और एक लंबी फहरिस्त है इन नाकामियों की और इन कोताही की। और इसी में जो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, ये कहा जाता है आमतौर पे कि पाकिस्तान में
गरीब के ऊपर जब उसके किसी बिजली के बिल के ऊपर टैक्स लगाना होता है, टैक्स कम करना होता है या उसको रिलीफ देना होता है, तो ये प्ली ली जाती है कि आईएमएफ चूंकि अलाउ नहीं करता, क्योंकि आईएमएफ का जो करंट पाकिस्तान का प्रोग्राम है उसमें वो पहले तो सिर्फ वफाक के अखराजात और ये सारी चीज़ें देखते थे, अब वो सूबों का भी देखते हैं और मॉनिटर करते हैं कि कहीं ऐसे गैर ज़रूरी अखराजात तो नहीं हो रहे। तो आईएमएफ का बहाना बनाया जाता है जब किसी गरीब को रिलीफ देना होता है कि आईएमएफ इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा ने 11 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया है, तो आईएमएफ तो इसके ऊपर उसने कोई इतराज़ नहीं किया। तो क्या ये सवाल है कि जैसे इन्होंने अदालतों, पूछने वाला तो कोई नहीं है, अदालतों को कंट्रोल किया हुआ है, इदारों को कंट्रोल किया हुआ है, तो क्या आईएमएफ को भी कंट्रोल किया हुआ है कि आईएमएफ वहां तो बिजली अगर सस्ती आप देना चाहते हैं तो वहां आपको रोक देता है, लेकिन यहाँ आप अगर अरबों रुपए आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ आपको नहीं रोक रहा। फायर वॉल के ऊपर आपने 40 अरब रुपए खर्च कर दिए तो उस पर तो आईएमएफ ने कोई इतराज नहीं किया। तो ये भी एक खुला तजाद है। और इसमें एक और बात, जैसे ये इसी खबर से जुड़ी, जो उस्मा बुखारी साहिबा हैं उन्होंने ये बात की कि जी ये इसको एयर पंजाब के लिए हमने खरीदा है, वो खबर फिर झूठी साबित हो गई है। अब ये पिछले कुछ अरसे के अंदर 3 उनकी जो बातें हैं, जो गुफ्तगू है, वो झूठी साबित हुई है, यानी वो फेक न्यूज़ के जुमरे में आई है। पहली जब वो गटर में जो खातून और उनके बच्चे गिरे थे उस हवाले से उन्होंने कहा, वो एक झूठ उन्होंने बोला। दूसरा झूठ उन्होंने बोला जो सहाफ़ी खुर्रम इकबाल जब अरेस्ट हुए थे उसके हवाले से उनका झूठ साबित हुआ और बाद में जो है वो उनको रिहा कर दिया गया। और अब तीसरा उन्होंने कहा कि जी ये जहाज़ हमने एयर पंजाब के लिए खरीदा है, ये भी उनका झूठ साबित हो गया है। लेकिन उनके ऊपर, वैसे तो हर किसी के ऊपर वो पीका लगा देते हैं, तो उनके ऊपर भी पीका लगना चाहिए, सवाल तो ये लोगों का जायज़ है। अच्छा, और फिर इसमें इसी जो दूसरा प्रोजेक्ट है फायर वॉल की तरह, जो पंजाब में मरीम नवाज प्रोजेक्ट है, इससे रिलेटेड जिस तरह की खौफनाक तफसीलात एक तो ये वाली है ही हैं, लेकिन उनकी गवर्नेंस के मामले के ऊपर और ख़ास तौर पे जिस तरह मावराए अदालत जो कत्ल हुआ उस हवाले से HRCP की जो रिपोर्ट है वो बड़ी खौफनाक है। और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि 8 महीनों के अंदर पंजाब में 900 अफराद को मावराए अदालत कत्ल किया गया है। और इस हवाले से मंसूर अली खान ये बात कर चुके हैं कि सारे स्कैंडल्स एक तरफ, ये वाला जो स्कैंडल है, और जब मरीम नवाज से दस्ते शफकत उठेगा, और जब ये तो आपको पता है पाकिस्तान में ये दस्ते शफकत ज़्यादा अरसा तो किसी के एक के सर के ऊपर बरकरार नहीं रहता, तो जब ये उठेगा तो फिर ये सबसे पहला केस उनके खिलाफ ये बनेगा जो CCD के ज़रिए मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान के कानून या आइन तो यही कहता है कि मुजरिम अगर है तो उसको अदालतों में पेश करना है, और अदालतें भी आपकी अपनी हैं, आप उनको अदालतों के जरिए पेश करके उनको सजाएं दिलवा सकते हैं। लेकिन आपने उन लोगों को मारना बेहतर समझा और उसके नतीजे में बहुत से लोग बेगुनाह भी कत्ल हुए हैं, तो ये जब चीज़ें खुलेंगी तो यही बहुत काफ़ी है। लेकिन इसके अलावा मंसूर अली खान ही ये बात करते हैं, और ये बात बहुत अरसे से हो रही है, हम भी कर रहे थे, कि जो वो इवेंट्स करती हैं, आपने देखा होगा रोज़ TV के ऊपर जलवागर होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वो बाकायदा पूरा एक प्लान होता है बच्चों के साथ उनका, या वो जो स्टूडेंट्स के साथ जो इवेंट्स होते हैं उसमें तकरीरें होती हैं, गले लगती हैं, रोना धोना होता है। तो ये सारा जो है वो चूंकि एक कंपनी है उसको ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है और वही ये सारा चीज़ें अरेंज करती है, वही लोगों को भी किसने वहाँ पे आना है, क्या किस तरह ये सारी चीज़ें होनी है, वो सब उसी कंपनी, वो जो कंपनी है ऑर्गेनाइजिंग इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी है, वही सारी इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, और उसके ऊपर अरबों रुपए उसके ऊपर भी खर्च किए जा रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल होगा, और जब ये भी खुलेगा तो ये भी फिर जो है वो लग पता जाएगा। ये जहाज़ वाला अलग है, इसके अलावा बसंत के ऊपर जो अरबों रुपए लगे हैं वो अलग है, और इसके अलावा जो इश्तिहारात की मद में अरबों रुपए मीडिया को दिए जा रहे हैं ये एक अलग स्कैंडल है, और ये स्कैंडल खुलते जा रहे हैं और खौफनाक किस्म की तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। तो ये है मामला मरीम नवाज के हवाले से और उनकी कारकर्दगी के हवाले से, जिसके ऊपर एतराज़ात उठना शुरू हो गए अंदर से। उसकी वजह यह है कि उनके खिलाफ आपने देखा कि शाहजेब खानज़ादा भी प्रोग्राम कर रहे हैं, मोहम्मद मालिक भी प्रोग्राम कर रहे हैं, अगले रोज़ प्रोग्राम रोक दिए गए। फ़ोन आया कि मरीम बीबी अरबों रुपए के TV चैनल्स को कहा गया आप इश्तिहार लेते हैं, आप क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे खिलाफ, और फिर प्रोग्राम रुक गए, लेकिन फिर दोबारा शुरू हो गए। कुछ चाहते हैं कि हों, कुछ चाहते हैं ना हो। कौन चाहता है कि हों? जो जिनकी बस हो गई है, जिनको ये लगता है कि बस अब बहुत याशी हो गई है, 2 साल से जिस तरह से लूट मार जारी है और कोई पूछने वाला नहीं है, तो अब वो वहाँ सवालात तो उठ रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो पसे पर्दा फिर इस तरह की TV चैनल्स के ज़रिए करवाई भी जाती हैं, और जब ये दस्ते शफ़क़त उठेगा तो फिर और मुकम्मल चीज़ें सामने आएंगी और वो बहुत ही खौफनाक होंगी। तो एक तो ये दूसरा मामला है। तीसरा अहम मामला है, एक तो आपको पता है कि दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, और आज ही एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बनू में, जहाँ पे दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए एक लेफ्टिनेंट कर्नल
जो है वो शहीद हुए हैं। मानसरा से उनका ताल्लुक था और बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर समझे जाते थे, लेकिन वो आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, उनको शहीद कर दिया गया है। और हर रोज़ दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो पहले से बढ़ते जा रहे हैं और इसका किसी को इदराक नहीं है। इस पर मुमताज़ भट्टी साहब ने बड़ी अहम बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर है वो बहुत ही परेशान कुन है, लेकिन हमारी तरजीहात ये है कि हमारे जो तजियाकार हैं या जो हमारा मीडिया है वो इस बात के ऊपर डिस्कस कर रहा है कि पीटीआई के अंदर तकसीम है या पीटीआई के अंदर फूट पड़ चुकी है, और वो लोगों की तवज्जो जो असल इश्यूज़ हैं उनसे हटा के इन इश्यूज़ के ऊपर रखना चाहते हैं। और हालांकि उन्होंने कहा कि ये इतना संगीन मामला है कि इसके ऊपर एक कौमी बयानिया बनना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि ये जंग किसकी है, ये किसी फौजी की या पुलिस वाले की लड़ाई नहीं है, ये इस कौम की जंग है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो बयानिया बनाने वाले हैं इनमें अकल नहीं है, और जब अकल नहीं होती तो फिर मौजें ही मौजें होती हैं। ये बात उन्होंने की है और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो तरजीहात हैं, अब ये जो इश्यूज़ हैं अब जो पंजाब के अंदर फेस करने पड़ रहे हैं, जो किसानों के हालात हैं, जो आम आदमी के हालात हैं। अच्छा, इसी में सवाल ये भी होता है कि जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो अपोजिशन है वो कहाँ है, और ये बदकिस्मती से नहीं है, एक अरसे से ये बात हम करते आ रहे हैं कि जो असल इश्यूज़ हैं, जो अवाम के मसाइल हैं, उनके ऊपर तो अपोजिशन नहीं बात करती है। हुकूमत को जहाँ टफ टाइम देना है, मसलन यही जो मामला 10 अरब रुपए के जहाज़ वाला है, इस पे किसने कितनी बात की है, अपोजिशन ने कितनी बात की है, इसको कितना टेक ऑन किया है। अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो सिर्फ इस जो स्कैंडल है इसके ऊपर अभी तक उन्होंने 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुके होते और पीटीआई का पूरा सोशल मीडिया और पूरा जो उनका एक पार्टी है वो इसके ऊपर बात कर रही होती, लेकिन वो अभी तक वो बात उस तरह से नहीं हो पा रही। वो सिर्फ मीडिया बात कर रहा है, सहाफ़ी बात कर रहे हैं। आज सुहेल आफरीदी ने ये बात की है प्रेस क्लब, पेशावर प्रेस क्लब में उन्होंने जो खिताब किया उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि एक तरफ जब मैंने 4 अरब रुपए तिरा के मुतासरीन के लिए रखे थे तो मीडिया मेरे गले तक आ गया था, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब की जाली प्राइम मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 11 अरब रुपए का जहाज़ खरीदा है, लेकिन उनको मीडिया खामोश है और उन्होंने कहा कि ये बेइंसाफ़ी है। इस तरह, और फिर साथ ही उन्होंने 5,300 अरब रुपए की करप्शन का जिक्र किया जो आईएमएफ रिपोर्ट के मुताबिक आई, और उन्होंने कहा कि हमारे 4,700 अरब रुपए जो मुसलसल वो बात करते हैं। लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि इन इश्यूज़ के ऊपर पीटीआई कहीं नज़र नहीं आती और पीटीआई का जो रिएक्शन या रद्दअमल होना चाहिए वो नहीं है। वो आपस में ही लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया क़यादत को गालियाँ दे रहा है, क़यादत अपनी डरी हुई है, और ये बजाय इसके कि जो इश्यूज़ हैं, दहशतगर्दी सबसे बड़ा इशू है, मईशत सबसे बड़ा इशू है, ये हुकूमत बिल्कुल इनकी बस हो चुकी है, ये नको नक हो चुके हैं और इनसे अब चीज़ें नहीं चल रही आगे। और उसमें अपोजिशन अगर इश्यूज़ के ऊपर इनको टफ टाइम दे तो इनका शायद ज़्यादा अरसा चलना मुमकिन ना हो, लेकिन वो अपनी जो है वो लड़ाइयाँ या ज़ाती तकसीम जिस पर मुमताज़ भट्टी साहब ने भी जो बात की उसमें वो मसरूफ़ हैं। और इसमें ज़ाहिर इमरान खान की सेहत का मामला है। इमरान खान की सेहत के मामले के ऊपर आपने देखा कि जिस तरह की गैर संजीदगी या जिस तरह का ब्लंडर इमरान खान की से जुड़े सारे लोगों ने किया है, उससे ये सारी चीज़ें मिसहैंडल हुई हैं। 12 कहा तो जा रहा है कि 25 तारीख को उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और उनका दूसरा इंजेक्शन लगेगा, और उसके लिए बैकडोर बातचीत भी हो रही है। कल तफसील से इसके ऊपर बात की थी। अच्छा जी, IMF मिशन की आज रिपोर्ट आई सामने, उसमें बताया गया कि जी 28% पाकिस्तानी जो हैं वो ख़त गुरबत से नीचे हैं, यानी 28% पाकिस्तानी जो हैं वो ख़त गुरबत से नीचे हैं। और ख़त गुरबत क्या होता है, यानी उन्होंने जो ख़त गुरबत का वो जो मयार है वो बताया है कि उनकी माहाना आमदन 8,400 रुपये हैं। 8400 रुपये माहाना आमदन जिनकी है, ऐसे पाकिस्तान में 28% लोग जो हैं वो ख़त गुरबत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो तादाद है इसमें जो गुरबत में इजाफा हुआ है वो पंजाब के अंदर हुआ है। पंजाब में गुरबत में इजाफा हो रहा है और उसकी वजह यह है कि गैर मुंतखब लोगों को जब आप ऊपर बिठाएंगे तो फिर क्या सवाल करेंगे। इसमें सवाल क्या मरीम नवाज़ का कसूर है? मरीम नवाज़ तो इलेक्शन हार गई थी, क्या लोगों का कसूर है? लोगों ने तो मरीम नवाज़ को वोट नहीं दिया, तो फिर मरीम नवाज़ को कौन लेके आया? ये सवाल तो उनसे होना चाहिए। लेकिन इसी तरह होता है जब आप गैर मुंतखब हुकूमतों को बिठाते हैं तो फिर इसी तरह के वो इक़दाम करती हैं कि वो अपनी अयाशी के ऊपर तो अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं। लाहौर में तो वो बहुत पैसा लगा रहे हैं, लेकिन पंजाब में गुरबत बढ़ रही है। पंजाब का किसान तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, और पूरे मुल्क में जो हालात हैं वो IMF की इस रिपोर्ट के अंदर तफसील से उसका जिक्र है। तो ये सूरत हाल है, ये कारकर्दगी है, ये इस वक्त परफॉर्मेंस है, और इस परफॉर्मेंस के साथ इस हुकूमत का चलना ज़्यादा अरसा मुमकिन नहीं है अगर अपोजिशन बेहतर तरीके से अपोजिशन करे, जो कि अभी तक नहीं कर पा रही। कल जो ख़त आया था कोट लखपत वालों का, उसके अंदर उन्होंने इन सारी चीज़ों का जिक्र किया था कि इसके ऊपर एक मौसर और ज़बरदस्त बयानिया बनाया जाए,
लेकिन वो बयानिया जो है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि पार्टी के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है, और डिसिप्लिन जहाँ पे ना हो वहाँ पे इसी तरह के मैस क्रिएट होते हैं। और एक अपॉर्चुनिटीज़ जो इतनी कमज़ोर हुकूमत जो है वो जिस तरह के ब्लंडर्स कर रही है उसको हटाना या गिराना तो बहुत ही आसान होता है अगर आप डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, जो कि बदकिस्मती के साथ नहीं है। बहरहाल इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ, मैंने लिख ली थी कि बांग्लादेश की नई हुकूमत बनी है तो उन्होंने किफ़ायत शारी के इकदाम बताए हैं और कहा है कि कोई भी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा, पर्सनल गाड़ी ऑफिशियल काम के लिए भी पर्सनल गाड़ियाँ यूज़ करें जिसने करनी है, वहाँ पे सादगी देखी जाएगी। और उसके बरक्स पाकिस्तान जो एक मकरूज़ मुल्क है, बांग्लादेश से हम नीचे हैं इकॉनमी में, और हमारी जो तरजीहात हैं वो भी आपके सामने हैं कि अलीना शिगरी साहिबा ये कहती हैं कि मरीन नवाज साहिबा जो जहाज़ एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रही थी उसके सीट के कवर्स उनको पसंद नहीं थे, तो उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके उनके सीट के कवर्स तब्दील किए गए। ये हालात हैं, ये कंपैरिजन है। जब इस तरह के लोग ऊपर आ जाएं तो फिर 28% गुर्बत तो वाकई कम है, ये मज़ीद बढ़ती जाएगी। और देखते हैं कि लोग तो इसमें बेबस हैं, लोगों ने वोट दिया, लोग एहतजाज करने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन जो लोग इनको लेके आए वो कब तक चलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है देखना। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स हौसला अफजाई का बाइस भी बनते हैं और इस मौजूदा मुश्किल सूरत हाल के अंदर एक सपोर्ट भी है। तो ये सपोर्ट जारी रखें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपना कमेंट भी ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।